मीठे फल की कहानी का भाग तीसरा आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुजनों को मेरा प्रणाम। मनोज, आज इस भय का अंत हो गया जो धर्म और नियम का चोला ओढ़े मुझे बेवजह डरा रहा था। मैं ही अपना धर्म और नियम हूँ। तब तक मेघ से प्रेम के बूंदे जमी पर टपकने लगता है। उस क्षण पुनः एक दूजे के गले लग जाते हैं। उसी दौरान मुखिया जी अपने मुनीम शंखनाथ के साथ उसी राह से होकर गुजरते हैं। तभी मुखिया की निगाह नीलम पर पड़ जाती है। एक दूसरे के गले लगते हुए देख क्रोध की फुफकार लेते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, मुनीम, इससे पहले मेरे हाथों इसका वध हो जाए, सीधे भवन चलिए। तेजी से गाड़ी चलाते हुए मुनीम सीधे भवन पहुंचता है। तभी क्रोध में मुखिया को देखते ही कौशल्या, अरे क्या हुआ जी? आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़कने का क्या कारण है? श्री ब्रह्म प्रताप, अब ये क्रोध की अग्नि मनोज के रक्त से शांत होगा। कौशल्या, अरे आप तो होश में तो हो, मनोज आपका ही सेवक है। श्री ब्रह्म प्रताप, कौशल्या, इस सेवा का काला ग्रहण हमारे जीवन में लग चुका है। कौशल्या, मैं कुछ भी समझी नहीं, आप साफ साफ कहिए आखिर क्या बात है। श्री ब्रह्म प्रताप, मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसा चुका है। कौशल्या, आपको भ्रम हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी शंखनाथ, इन आंखों ने सत्य देख चुका है। तब तक नीलम भवन में प्रवेश करती है। मुखिया देखते ही क्रोध में चिल्लाते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, बेटी बता, तेरा मनोज से कैसा रिश्ता है? नीलम, पिताजी, वही जो चांद का रोशनी से, फूलों का खुशबू से और नदियों का लहरों से संबंध है। श्री ब्रह्म प्रताप, अब भी वक्त है, भूल जा उसे, वरना तेरी आंखें उसके कष्ट को नहीं देख पाएगी। नीलम, पिताजी, कष्ट तो उनके लिए है जिनके प्राणों में प्रेम का खुशबू और आनंद नहीं। हमारे सारे कष्ट फूलों का हार बन चुका है। श्री ब्रह्म प्रताप, अब यही हार उसके मौत पर काम आएगा। नीलम, मृत्यु जीवन का आखिरी आनंद है। तभी क्रोध में कौशल्या चिल्लाते हुए, कौशल्या, तुझे शर्म नहीं आता? अपने पिताजी से इस तरह बात कर रही हो? नीलम, माँ, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे शर्मिंदा होना पड़े। श्री ब्रह्म प्रताप, तू ऐसे नहीं मानेगी, देख अब क्या करेंगे। उसी क्षण मुनीम की तरफ देख श्री ब्रह्म प्रताप, मुनीम, आज ये पंचायत की बैठक बुलाई जाए, अब इसका फैसला वही होगा। शंखनाथ, मुखिया, क्रोध को शांत करिए, अभी बच्चा नादान है, इसलिए प्रेमवश नहीं समझ पा रही है। श्री ब्रह्म प्रताप, मुनीब, अब फैसला हो चुका है, जाओ बैठक बुलाओ। शंखनाथ, जी मुखिया जी। आखिरकार मुनीम शंखनाथ गांव में खबर फैलाता है। तभी अचानक मुखिया के मुहिम को सुन जयदेव, अरे मुनीम, ऐसा क्या हो गया? अचानक पंचायत की बैठक लगने जा रहा है। शंखनाथ, मुझे इसका कोई खबर नहीं है। जयदेव, चलिए कोई बात नहीं, पर तुम्हारे आंखों में वो खबर साफ दिखाई दे रहा है। अंतः गांव के सारे प्रजागण पंचायत के विशेष सदस्य पंचायत भवन में एकत्रित होते हैं। तभी मुखिया ब्रह्म प्रताप का आसन ग्रहण करते हैं। ब्रह्म प्रताप, इस सभा में सेवक मनोज, मेरी बेटी नीलम को बुलाया जाए। पंचायत सभा में मनोज और नीलम को सामने पेश किया जाता है। श्री ब्रह्म प्रताप, ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, ये छविदास का बेटा मनोज है, जिसने मेरी बेटी को अपने प्रेत जाल में फंसा चुका है। अब आप लोग विचार करिए, रखिए कि इस गुस्ताखी के लिए इसके साथ क्या सलूक किया जाए। उसी क्षण पंचायत के सदस्य एक स्वर में चिल्लाते हुए, इसका घर और जमीन दोनों जब्त कर लिया जाए और गांव के प्रजागण इसके का किसी भी प्रकार का सहायता नहीं करेंगे। वीरेंद्र प्रताप, इस विचार से मैं भी सहमत हूँ। तभी भावुक हो नीलम, एक ऐसा न्याय है, सजा सिर्फ मनोज के ही दिया जा रहा है, वो इसलिए कि पंचायत प्रेम का उपहार दे रहा है, तो इस उपहार से मुझे क्यों वंचित किया जा रहा है? वीरेंद्र प्रताप, तेरी यही सजा है, तू घर के चौकट से बाहर नहीं निकलेगी। तभी मनोज मुस्कुराते हुए, मनोज, क्या मैं अंधे पंचायत से पूछ सकता हूँ कि मेरे प्रेम में ऐसा कौन सा दोष दिखाई पड़ गया जिसके लिए घर द्वार छीना जा रहा है? वीरेंद्र प्रताप, तो पंचायत को अंधा करार कर तौहीन कर रहा है। अच्छा होगा अपनी जवान को संभाल, वरना आंखें छीन ली जाएगी। मनोज, मुझे कोई फर्क नहीं, अपने प्रेम को अंत आंखों से देखूंगा। वीरेंद्र प्रताप, इससे पहले तेरी सांसें छीन ली जाए, जा यहाँ से चला जा।
तभी अपने प्रीतम के पास पहुंच नीलम, मेरे प्रीतम, यहाँ की गंदी हवाओं से दूर चला जाओ, क्योंकि इन हवाओं में प्रेम का वास नहीं है। मनोज, कहाँ जाऊं मैं? मुझे तो हर जगह हर क्षण प्रेम के मधुर ध्वन में तन्मय हो आनंदित रहता हूँ। काश इनके कानों तक वो ध्वन क्यों नहीं पहुंच पाती? नीलम, मेरे प्रीतम, इन्होंने अपने अंतर आत्मा के मधुर ध्वन को सुनने का कभी प्रयास नहीं किया, तो भला विकार युक्त मन को कोई समझ ही नहीं, तो ये तो अंतर्मन के निकलने हुए आंसुओं को नहीं देख पाते। तभी क्रोध में श्री ब्रह्म प्रताप, बस, बहुत हो चुका। अपनी सलामती चाहता है तो जा, मेरी नजरों से दूर चला जा। अच्छा ठाकुर जय दो। मनोज, अच्छा होगा तो यहाँ से चला जा। तुम्हारा जवाब मीठे फल की भांति प्रत्येक मन को आनंदित करेगा। आखिरकार मनोज वहां से चला जाता है। मुखिया ब्रह्म प्रताप अपने बेटे को साथ सीधे भवन पहुंचते हैं। ओछा क्रोध के आवेश में अपनी पत्नी कौशल्या को समझाते हुए श्री ब्रह्म प्रताप, कौशल्या, इस पर कड़ी नजर रखना। आज के बाद चौखट के बाहर इसका कदम न पड़ने पाए। कौशल्या, अब आप इसका फिर मुझ पर छोड़ दो। इतना कहते हुए मुखिया अपने कमरे में चला जाता है। इधर नीलम को अब कमरे में कैद कर दिया जाता है और थोड़ी ही देर में कौशल्या भोजन लेकर आती है। कौशल्या, यदि रोने से मन भर गया हो तो भोजन कर लेना। नीलम, माँ, आपने ही दीव को बुझा दिया। अब मेरे जीवन में अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं है। कौशल्या, बेटी, तू अपने आंसुओं का जिम्मेदार खुद है। वैसे भी अब भी वक्त है, भूल जा उसे। नीलम, किसी के कहने पर यदि ऐसा हो सकता कि मेघ बरसना बंद कर दे, फूल खिलना, नदियां लहराना बंद कर दे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी अपने प्राणों के गुण से भला कैसे दूर हो सकती हूँ। कौशल्या, तो याद रखना, तेरे बहते हुए आंसुओं से तेरे सारे अनुमान बह जाएगा। नीलम, बहते हुए आंसुओं से मेरे जीवन दीप पुनः प्रकाशित होगा। कौशल्या, देखता हूँ कैसे प्रकाशित होगा। इतना कहते हुए कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है। ब्रह्म प्रताप, क्या हुआ? उसे समझ आया तो ठीक है, वरना जो होगा इसका जिम्मेदार ये खुद होगी। कौशल्या, आप सब्र रखिए, निश्चय ही उसे अपने भूल पर पछतावा होगा। आखिरकार अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह नीलम स्नान ध्यान कर चौखट पर जल चढ़ाती है। ये देख कौशल्या, क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ जल चढ़ाने का क्या प्रयोजन है? नीलम, ये जल उस परम पिता के लिए जिसके प्रेम के रूप में हम सब हैं। इतना कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो नीलम, मेरे प्रीतम, इन आंखों में प्रेम की छवि छा गया, घटाएं पुनः गरज रही है। जल्द ही प्रेम की बूंदें टपकने वाला है। आनंद दौड़ लगाते हुए मेरी तरफ आ रहा है। उस क्षण आम के वृक्ष के पास बैठा मनोज की आंखें खुल जाती है। मनोज, अय प्रिय, मैं देख रहा हूँ आसमान से प्रेम की बूंदें टपक रही है। कलियां इन बूंदों का रसपान कर रही है। हवाएं मचलते हुए प्रेम संदेश को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक पहुंचा रहा है। नीलम, मेरे हमसफर, अब सारे खश फूल बनकर मेरे अंतःमन में सुगंध फैला रहा है। अब मैं भौरा बन मदमस्त कलियों के रसपान के लिए जी मचल रहा है। मनोज, मैं देख रहा हूँ आनंद अपनी बाहें फैलाए भागते हुए मेरे पास आ रहा है। अब तो कलियां खिल चुकी है, अपना सुगंध उपवन में बिखेर रही है। तभी शीशे के पास खड़ी नीलम को देखते ही कौशल्या, बेटी, जयपा, चाय बना दे, विट्ठल महाराज आए हुए हैं। नीलम, जी माँ। तत्पश्चात नीलम रसोई घर की तरफ चली जाती है। इधर मुखिया ब्रह्म प्रताप अपनी परेशानी महाराज को बताते हुए, ब्रह्म प्रताप, जरा देखिए न जाने मेरे शरीर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन है। परेशानी को देखते ही विट्ठल महाराज, मुखिया जी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। वीरेंद्र प्रताप, अरे महाराज आप निसंकोच बताइए। विठल महाराज, आपको कोढ़ हुआ है। इतना सुनते ही मुखिया जी स्तब्ध हो जाते हैं। तभी कौशल्या समझाते हुए, कौशल्या, ओहो परेशान मत होइए, दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा। विठल महाराज, कुछ दवा दे रहे हैं, इसका सेवन करिए, निश्चय ही ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र प्रताप, परेशानी से ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा? विठल महाराज, नहीं जी, जहाँ तक है आपको आराम ही मिलेगा। तब तक नीलम चाय लेकर आती है। सबके सब चाय का चुस्की देते हैं। विठल महाराज, कल आप मंदिर आइए, पूजा अर्चना करा देंगे, जल्द ही देवी माँ का कृपा हो जाएगा। वीरेंद्र प्रताप, ठीक है, कल अवश्य मंदिर आएंगे। विठल महाराज, अच्छा मुखिया जी, अब इजाजत दीजिए। तभी जाते जाते कौशल्या, महाराज जी, ध्यान रहे इस रोग के बारे में अन्य किसी को जानकारी न होने पाए। विठल महाराज, आप निश्चित रहिए, अन्य किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलेगा। आखिरकार इतना कहते हुए विठल महाराज वहां से चले जाते हैं। इधर मुखिया जी को भावुक देख कौशल्या,
आपसे न जाने कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। लोगों का श्रद्धा विश्वास आपके साथ जुड़ा है। भला ये छोटा सा रोग आपका क्या कर सकता है? श्री ब्रह्म प्रताप। कौशल्या, मुझे मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं। बस अपमान भरी जिंदगी हम नहीं जी सकते। कौशल्या, अपमान तो तब है जब जीवन से हार मानते हैं, लेकिन जो हर मुश्किल में जीवन को स्वीकार करता है, उसके सारे कष्ट फूल के भांति महक उठता है। प्रेम प्रताप, तुम्हारा कहना ठीक है। मुश्किलें जीवन में तभी आनंद लेकर आती है जब आप इसे स्वीकार करते हैं। इतना कहते हुए मुखिया कौशल्या के गले लग जाता है। पहली दफा खुशी के आंसुओं ने मन के सारे विकार को धो डाला। उस क्षण मानो खुशियां मुखिया के कदम चूम रहे हो। हंसी खुशी अपने शयन कक्ष में आराम के लिए चला जाता है। उस क्षण उसकी आंखों की नींद का पहला सुख मिला। अगली सुबह स्नान ध्यान कर मुखिया मंदिर जाने के लिए तैयार होता है। प्रेम प्रताप, अरे जल्दी करिए, समय निकला जा रहा है। कौशल्या, बस आ गई। उस क्षण बेटी को समझाते हुए कौशल्या, बेटी मंदिर जा रही हूँ, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। नीलम, कोई बात नहीं माँ, आप जाइए। आखिरकार अपनी गाड़ी पर सवार हो मुखिया सीधे मंदिर पहुंचता है। हाथों में जलपात्र ले आगे बढ़ता है। तभी वृक्ष के पास बैठ मनोज शांत मुद्रा में देख हतप्रभ हो प्रेम प्रताप। कौशल्या, जरा इसे गौर से देखो। इसके चेहरे की कांति और भी बढ़ गया। कौशल्या, हाँ, देख रही हूँ, पर ऐसा आश्चर्य कैसे घटित हो गया? तभी मनोज की नजर मुखिया पर पड़ते ही अपने स्थान पर उठ खड़ा हो झुक कर प्रणाम कर पुनः वहीं वृक्ष के पास बैठ जाता है। मुखिया अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। विठल महाराज, मुखिया जी, आप शांत मुद्रा में बैठ जाइए। जलपात को देवी माँ के चरणों में चढ़ाइए। ब्रह्म प्रताप, जी महाराज। जल को देवी माँ के चरणों पे चढ़ा वहीं शांत मुद्रा में मुखिया अपने पत्नी के साथ बैठ जाते हैं। महाराज मंत्रोच्चारण के द्वारा उनके शरीर की शुद्धि कर पूजा अर्चना कराते हैं। विठल महाराज, मुखिया जी, इस जल को शरीर में सुबह शाम लगाना। देवी माँ की कृपा से जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। ब्रह्म प्रताप, जी महाराज। जाते जाते कौशल्या, महाराज, समय निकाल कर एक बार घर पुनः आकर देख लेना। विठल महाराज, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। तत्पश्चात मुखिया जी गाड़ी पर सवार हो सीधे अपने भवन पहुंचते हैं। और थोड़ी ही देर में नीलम भोजन लेकर आती है। नीलम, पिताजी, चलिए भोजन कर लीजिए। ब्रह्म प्रताप, बेटी तू भोजन लेकर मत आया कर। नीलम, पिताजी, मैं कुछ समझी नहीं। श्री ब्रह्म प्रताप, देख, पूरे शरीर में कोढ़ फैल रहा है, कहीं मेरी वजह से ये बीमारी फैलने न पाए। पिताजी की हालत देखते हुए उसके चरण पकड़ रोने लगती है। ब्रह्म प्रताप, वो तो मेरी बहादुर बेटी है, हो ऐसे रोना ठीक नहीं है। नीलम, पिताजी, इन आंखों से निकलते हुए आंसू मेरे हैं, तो मुझे इन आंसू से दूर क्यों रखा गया? ब्रह्म प्रताप, बेटी, अपना दुख दिखा तेरे आंखों से खुशियां कैसे छीन सकता हूँ? नीलम, इसलिए तो सारी खुशियां आंसू बनकर निकल रहा है, क्योंकि इन खुशियों में आपका आशीर्वाद न रहा, तो भला ये खुशियां मेरे किस काम के? प्रेम प्रताप, बेटी, तेरी ही खुशियां के सहारे मेरे हृदय का दीपक जल रहा है। इतना कहते हुए मुखिया अपनी बेटी को गले लगा लेता है। प्रेम प्रताप, बस, रोना बहुत हो गया। अब जा भोजन लेकर आ, उसे भी बहुत भूख लगी है। नीलम, जी पिताजी। तत्पश्चात माँ और पिताजी को भोजन लेकर आती है। सबके सब एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं। नीलम, पिताजी, एक रोटी और लीजिए। श्री ब्रह्म प्रताप, नहीं बेटी, बस बहुत हो गया। तत्पश्चात भोजन कर मुखिया अपने शयनकक्ष में आराम करने के लिए चला जाता है। और थोड़ी ही देर में कौशल्या जलपात्र लेकर आती है। कौशल्या, चलिए देवी माँ का जल शरीर पर लगा दीजिए। श्री ब्रह्म प्रताप, हाँ, मैं तो भूल ही गया, चलिए लगा दीजिए। आखिरकार जल का छिड़काव पूरे शांत शरीर पर कर शांत मन हो आराम करते हैं। लेकिन उसी रात अचानक जलन बढ़ जाता है। मुखिया तड़पने लगता है। ये देख कौशल्या भागते हुए मुनीम के पास पहुंचती है। कौशल्या, मुनीम, या जल्दी कर, विठल महाराज को लेकर आइए, मुखिया का जलन बहुत बढ़ गया। शंखनाथ, आप चलिए घर, मैं तुरंत लेकर आ रहा हूँ। तत्क्षण गाड़ी पर सवार हो सीधे विठल महाराज के पास पहुंचते हैं। अंधेरी रात में अचानक मुनीम को देखते हैं विठल महाराज, अरे मुनीम, इतनी रात में सब कुछ खैरियत तो है? शंखनाथ, चल जल्दी करिए, मुखिया का तबीयत बिगड़ गया है। विठल महाराज, ठीक है, चलिए देखते हैं। गाड़ी पर सवार हो सीधे भवन पहुंचते हैं। विठल महाराज देखते ही पुनः एक जड़ी बूटी देते हैं। विठल महाराज, अभी थोड़ी देर में जलन शांत हो जाएगा। कौशल्या, पर इनका तकलीफ और भी बढ़ गया। विठल महाराज, इसी बात का तो चिंता है, परेशानी बढ़नी नहीं चाहिए। कौशल्या, अब आप ही बताइए कि आखिर क्या करें? विठल महाराज, कल मंदिर में मिलिए, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। कौशल्या, ठीक है। विठल महाराज,
मुखिया जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर श्री ब्रह्म प्रताप, मुनीम, जाओ महाराज को घर छोड़ दीजिए। शंखनाद, जी मुखिया जी। आखिरकार गाड़ी पर सवार हो मुनीम सीधे महाराज के घर पहुंचता है। शंखनाद, अच्छा महाराज, चलते हैं। विठल महाराज, ठीक है भाई। इतना कहते हुए मुनीम गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। थोड़ी ही देर में भवन पहुंच जाता है। देर रात की वजह से वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह मुखिया स्नान ध्यान कर मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रेम प्रताप, कौशल्या, न जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे अंधविश्वास के दौड़ में सभी लगे हुए हैं। कौशल्या, आप विश्वास रखिए, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। प्रेम प्रताप, बात ठीक होने की नहीं है, न ही धर्म की, कर्म की व मंदिर की बात है। सिर्फ इतना ही अनुभव होता है कि भाग दौड़ में स्वयं से दूर होते जा रहे हैं, हम आनंद से वंचित हो रहे हैं। कौशल्या, आप खामखा इतना मत सोचिए, शरीर पर बुरा असर होगा। श्री प्रेम प्रताप, पहली दफा सोच से हटकर स्वयं में उतर कर सोच रहा हूँ, इसलिए सारी कमियां बाहर निकल रहा है, सारे भूल आंखों के सामने नृत्य कर रहा है। शंखनाद, मुखिया जी, चलिए आप गाड़ी पर बैठिए। श्री ब्रह्म प्रताप, ठीक है मुनीम, चलिए। अंत गाड़ी पर सवार हो सबके सब मंदिर पहुंचते हैं। उस क्षण मुखिया की निगाहें मनोज पर पड़ते ही उसके पास पहुंच जलपात को उस वृक्ष पर चढ़ा मुस्कुराते हुए ब्रह्म प्रताप, मनोज, आज मुझे मन के कोढ़ से मुक्ति मिला। आज छविदास की छवि संपूर्ण जगत में दिखाई पड़ रहा है, मानो ये मीठे फल मेरी झोली में गिरने वाला है। बातों ही बातों में बिच से मीठा फल मुखिया की झोली में गिर जाता है। ये देख मुस्कुराते हुए मनोज के गले लग जाता है। ये देख सबके सब भौचक्के हो जाते हैं। देवेंद्र प्रताप, आज मैं स्वयं को आनंद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मन के कोढ़ से मुक्ति मिला। यदि शरीर रोग ग्रसित न होता तो मन के रोग से मुक्ति न मिलता। सारा मनुष्य जात इस भाव रोग से ग्रसित है। उनके मन में अनेकों चिंताओं की ज्वाला भड़क रहा है। बस प्रेम के आनंद बूंदे ही इस ज्वाला को शांत कर सकता है। ये देखते ही क्रोध में महाराज भड़कते हुए विठल महाराज, मुखिया जी, ये आपको क्या हो गया है? पहले तो आपने इस वृक्ष पर जल चढ़ा देवी माँ का अपमान किया, और अब इस नीच जात को गले लगा अपने धर्म को भी नाश करने में तुले हो। श्री ब्रह्म प्रताप, आज मैंने जो किया इसका मिठास मेरे अंतःमन तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सारे भवरोग मिट गया। आप इस वृक्ष से सीखिए, इसकी छाया देवी माँ के चरणों को चूम रही है। रही बात धर्म की, तो आपने कभी जाना ही नहीं, यही धर्म की अंधी दौड़ आपको अंधा बना दिया है। रुको, ठहरो, संक देखो, धर्म मनुष्य जात को प्रेम से जोड़ता है, इसलिए ज्ञान की तीखी तलवार से सारे बा, मना बाधाएं काट डालो, इस भावरोग से मुक्त हो जाओ, यही जीवन का मूल धर्म है। उसकी बातें सुन जयदेव मौके का फायदा उठाते हुए, मुखिया जी, आपने सारे नियम तोड़कर पंचायत का अपमान किया है, अब इसका फैसला आज ही होगा। उसी क्षण मुखिया मुस्कुराते हुए, प्रेम प्रताप, हमारे सारे नियम अंधे लेखक के कलम से लिखी गई है, अच्छा होगा इस नियम से आप भी मुक्त हो जाओ। जयदेव, आपके बाकी बाकी बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांव में आग की तरह खबर फैल गई। सभी सदस्य ग्रामवासी पंचायत में एकत्रित होते हैं। उस क्षण जयदेव पंचायत सदस्यों के सामने अपना प्रश्न रखते हुए, जयदेव, पंचायत सदस्य से मेरा अनुरोध है, अपने गांव की भलाई के प्रति सजग हो तुरंत निर्णय लें। आप लोगों के सामने आपका मुखिया, जो अपने ही फैसले के विपरीत जा सभी पंचायत सदस्यों सारे गांववासियों का अपमान किया है, इस नीच जात को गले लगा अपने ही धर्म का अपमान, इसके प्रेम को स्वीकार कर कर्महीनता का प्रमाण दिया है। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। पंचायत सदस्य, मुखिया जी, आप अपने ही फैसले के विपरीत जा पंचायत का अपमान किया है। श्री प्रेम प्रताप, आज अपने ही फैसले से मुक्त हो सारे भवरोग से मुझे निजता मिला। पंचायत सदस्य, तो ठीक है, आपको इस पद से भी मुक्त किया जाता है। सारे गांव से एक स्वर से नारा लगाते हुए हमारा मुखिया जयदेव के नारे जोरों जोरों पर लगने लगता है। श्री प्रेम प्रताप, क्या आपको अब भी लगता है कि मुझे मुखिया पद की लालसा है? तो ये तुम्हारा भ्रम है। अच्छा होगा कि मेरी तरफ इस भ्रम से मुक्त हो जाओ। इतना याद रखना कि जिसके अंतःमन में प्रेम का उदय हो गया, वो सारे विकारों का अतिक्रमण कर गया। उसका फैसला अस्तित्व के हाथों में होता है। तो फिर आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तभी नया मुखिया जयदेव क्रोध में चिल्लाते हुए, लगता है ये कोर्ट तेरे आत्मा का भी हनन कर दिया है। अब तेरी आंखें और जुबान तेरा साथ नहीं दे रहा है। प्रेम प्रताप,
अब मेरी आंखें और जुबा शांत मुद्रा में आनंद का अनुभव कर रहा है। इसे देखने के लिए तेरी आंखें में वो रोशनी ना रहा। जयदेव, बस बहुत हो गया। अब इसका फैसला कल होगा। जा इस अंधेरी रात को अच्छे से गले लगा ले। श्री ब्रह्म प्रताप, इन आंखों के सामने अंधेरे का अब कोई वजूद ना रहा। इतना कहते हुए मुखिया श्री ब्रह्म प्रताप मनोज को अपने साथ ले भवन पहुंचता है। वैसे ही नीलम की निगाह जैसे ही नीलम की निगाह अपने प्रीतम पर पड़ती है, मानो मेघ आसमां को चूमने के लिए गरजते हुए भाग दौड़ लगा रहा हो। श्री ब्रह्म प्रताप, मानो ये बहन तुम्हारे कदम चूमने के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हो। मनोज, मेरे प्राणों की मधुर गूंज इस भवन में सदैव से बज रहा है। वो प्रेम धुन मेरे प्रिय के पायल से, उसके नयन से लहराते हुए जुल्फों से, प्रेम के धुन में ही इन हवाएं उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तब तक नीलम अपने प्रीतम के पास पहुंच मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नीलम, मेरे प्रीतम, तुम्हारे बिना ये सांसें थम सी गई है। हवाएं ने अपना रुख बदल दिया है। मेरे अंतःमन के फूल की लालिमा हो गई है। मनोज, सूरज का उदय हो चुका है। आसमां अपना रंग बदल रहा है। पुनः आनंद की बारिश में हम डूब जाएंगे। नीलम, मेरे प्रीतम, अंतः मन में प्रेम की लहरें उछाल ले रही है। अब सारे बाधाएं खुद ब खुद टूट जाएंगे। मनोज, हाँ प्रिय, दीपक ज्योति हमारे मन को प्रकाशित कर रहा है। अब अंधेरे से पूर्ण रिश्ता मिल जाएगा। इतना कहते हुए पुनः गले लग जाते हैं। उस क्षण कौशल्या की आंखें भर जाती है। ये देख प्रेम प्रताप, कौशल्या, तू चिंता मत कर। जिनके पीछे अस्तित्व खड़ा हो, सब कुछ देने के लिए तैयार हो, तो भला किस बात का दुख। कौशल्या, कल फैसले की घड़ी है। न जाने इनके प्रति क्या निर्णय होगा। प्रेम प्रताप, इनके फैसले में उन्हीं की हार दिखाई पड़ेगा। मनोज, माँ जी, आप चिंता न करिए। कल विजय अपनी बाहें फैला मेरा इंतजार कर रहा है। कौशल्या, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आंखों में विजय की चमक जो साफ दिखाई दे रहा है। मनोज, हाँ माँ, कल का फैसला मेरे आंखों के सामने नृत्य कर रहा है। अब आप लोग ही जी भर कर खाइए और आराम करिए। आखिरकार सब के सब एक साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। सब के सब अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। इधर छत पर चमकते आकाश की तरफ देख मनोज, हे प्रिय, देखिए एक बार फिर घटाएं छा गई है। फूल खिल रहा है। भौरे मलकाते हुए पुष्पों का रसपान कर रहा है। हमारी आंखों नृत्य में डूब गई है। नीलम, मैं देख रही हूँ, आंखों में अमृत की वर्षा हो रही है। आखिरकार पुनः एक दूसरे के गले लग जाते हैं, मानो चांद मेघ में छिप गया हो। अगली सुबह पंचायत की सभा पुनः एकत्रित होती है और थोड़ी ही देर में नए मुखिया जयदेव का आगमन होता है। जयदेव, श्री ब्रह्म प्रताप, आपको आखिरी मौका देते हैं। अपनी गलती मान लो, पंचायत से क्षमा मांग याचना करो, निश्चय ही आपके भूल को क्षमा कर दिया जाएगा। श्री ब्रह्म प्रताप, अब आप विलंब करके मेरा कीमती समय बर्बाद मत करिए। अच्छा होगा अपना निर्णय दे। जयदेव, तो ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। श्री वीरेंद्र प्रताप को समाज बेअदबी से निष्कासित किया जाता है और गांव का कोई भी प्रजा अब किसी भी प्रकार इसकी सहायता नहीं करेगा। तभी श्री वीरेंद्र प्रताप मुस्कुराते हुए, आज मुझे आप लोगों के फैसले मीठे फल के आनंद का अनुभूति करा ही दिया। जयदेव, मुखिया की बेटी के नाते तुझे भी एक मौका देते हैं। अपनी बेअदबी से लौट आइए। तुम्हारा ससम्मान स्वागत है, वरना इस नीच जात को स्वीकार करने पर तुम्हें भी सजा भुगतना पड़ेगा। नीलम, मुखिया जी, अब भी आपकी आंखों में आके धोखा खा रहा है। जिसके अंतर्मन में प्रेम का प्रवाह हो रहा है, वो हर जात धर्म से ऊपर उठ चुका। मनोज, स्वयं को जरा गौर से देखिए। आप उसूलों और नियमों के कारागृह में कैद हैं। अब भी वक्त है, स्वयं का दीप बनो। जयदेव, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो चुका है। तेरी मति अंधे प्रेम के प्रवाह में फंस चुका है। कष्ट तेरे द्वार पर खड़ा है। मनोज, मेरा कष्ट तेरी अंधी आंखें देख रही है। ये सिर्फ तुम्हारे आंखों का भ्रम है। अब भी वक्त है, अंधी आंखों के बखेड़े में मत पड़। सम की तरफ देख, उसी दिन तेरी बंद आंखें प्रेम रस से भर जाएगी। जयदेव, बस बहुत हो चुका। इससे पहले तेरी जबान काट दी जाए, जा सदा के लिए गांव से दूर चला जा। पंचायत सदस्य एक स्वर में चिल्लाते हुए, हाँ हाँ, इन्हें गांव से निकाल दिया जाए। इतना सुनते ही मनोज मुस्कुराते हुए श्री ब्रह्म प्रताप को झुक कर प्रणाम करते हैं। मनोज, पिताजी, जीवन के परम आनंद के क्षण में मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी आंखों से बहते हुए प्रेम रूपी अमृत धारा से मेरे अंतः मन के आनंद उमड़ रहा है। अब मुझे इजाजत दीजिए।
भावुक हो से ब्रह्म प्रताप गले लगा लेता है। से ब्रह्म प्रताप, तो जमी का वो सूरज हो, जहाँ जाएगा वहाँ प्रेम का प्रकाश फैलेगा। उस क्षण नीलम अपनी माँ के गले लग रोने लगती है। कौसल्या, बेटी, इस खुशी के क्षण में आंसू मत बहा। जा, तेरे सारे आंसू मोती बन चुके हैं, सारे कष्ट फूल बनकर अपना सुगंध फैला रहे हैं। पुनः नीलम अपनी माँ के गले लग जाती है। नीलम, माँ, आखिरी बार इन चरणों के धूल को मस्तक पर लगाने दे, क्योंकि अब मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। उछल कौशल्या की आंखों से आंसू की धारा बहने लगता है। तभी मनोज मीठे फल की टोकरी ले मुखिया के सामने आता है। मनोज, आखिरी बार इस मीठे फल को स्वीकार करिए। अपने अनुभव में इस मिठास को उतर जाने दो, क्योंकि अब आपके जीवन में मीठे फल नहीं होंगे। इस मीठे फल की मिठास मेरे साथ चला जाएगा। यहाँ की खुशियाँ मेरे साथ जाने के लिए उद्युक्त है। इसलिए आखिरी बार एक दूसरे के गले लग उस मिठास में उतर जाओ। परमपिता की आंखें यही प्रेम रूपी मिठास देखने के लिए बरसों से तुम्हें देख रही है। कब आप लोग प्रेम रस में उतर उस प्रेम की ज्योति में समा जाएंगे। वो क्षण, उसकी बातें सुन सब के सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मुस्कुराते हुए मनोज अपने प्रिय नीलम के साथ वहां से निकल पड़ता है, मानो ये सूरज प्रेम का प्रकाश फैलाने के लिए कहीं और निकल पड़ा। मानो खुशियां की लहरें मनोज के पीछे निकल पड़ा। बंजर जमी अब भी बरसों से प्यासी है। इंतजार है सूरज का प्रेम रूपी प्रकाश रूपी इस जमी पर कब पड़ेगा। कब मीठे फल की मिठास प्रत्येक हृदय में पूर्ण रूप से कब उतरेगा। कब वो सोल नियम जात धर्म से ऊपर उठ उस अनुपम मिठास का अनुभव कर उस अस्तित्व के मिठास से मिल पूर्ण हो जाएंगे।